तीन तीन बेटों के होते हुए बूढ़े माँ बाप को एक एक रोटी के लिए तरसना पड़ रहा था, क्योंकि छोटा बेटा तो अमेरिका में रहता था, जबकि बड़ा और मंझला बेटा उनके साथ ही रहता था। फिर भी उनकी पत्नियां अपने सास ससुर की सेवा करना नहीं चाहती थी, क्योंकि उन दोनों को अपने सास ससुर बोझ के समान लगते थे। दोनों बहुओं में काम को लेकर मनमुटाव होता रहता था। कभी कभी बात इतनी बढ़ जाती कि दोनों बहुएं ना तो घर का काम करती, ना ही खाना बनाती। तब मजबूरन करुणा जी को अपने और अपने पति के लिए खाना बनाना पड़ता था। कुछ समय बाद करुणा जी की तबीयत खराब हो गई। तब तो बहू को और भी उनसे चिढ़ होने लगी। वह कहती हैं, अरे हद हो गई, क्या जिंदगी भर अब सास ससुर की सेवा ही करते रहेंगे हम लोग। अब तक माँ जी स्वस्थ थी तो सब कुछ ठीक चल रहा था। अब उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया है, उनकी सेवा भी हमें ही करनी पड़ रही है। अब बेटे बहू तीन हैं तो माँ बाबूजी का बोझ भी तीनों पर बराबर पड़ना चाहिए। जब हर चीज़ का बंटवारा कर रहे हैं तो माँ बाबूजी के रहने का बंटवारा भी लगे हाथ कर लेते हैं। बड़ी बहू काजल बोली तो मंझली बहू सोनी ने भी उसका साथ दिया। हाँ भाभी, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। माँ बाबूजी का बंटवारा 3-3 महीने के लिए कर लेते हैं। पहले 3 महीने आपने रख लेना, शुरुआत आपसे करेंगे। इतनी बात सुनकर बड़ी बहू भड़क उठी और बोली, शुरुआत मुझसे क्यों? तुम भी तो पहले उन्हें रख सकती हो ना। तभी बड़ा बेटा निखिल बोला, अरे अब इसमें लड़ाई करने वाली कौन सी बात हो गई। मेरी आशीष से बात हो गई है, वह भी कल यहाँ पहुँच जाएगा। जो जैसा करना है कल ही कर लेंगे। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि माँ जी और बाबू जी के नाम की पर्ची निकाल लेते हैं। जिसके हिस्से में उनका नाम आएगा उन्हें पहले 3 महीने रखेगा। घर के बरामदे में टहल रहे हेमराज जी अपने बेटे बहू की सारी बातें सुन रहे थे। अपने कमरे में आकर अपनी पत्नी करुणा जी से वे बोले, देख रही हो करुणा, यह वही बच्चे हैं जो कभी बचपन में इस बात की पर्ची डालते थे कि माँ के साथ कौन सोएगा। अब हमारे वही बेटे हम लोगों के नाम की पर्ची निकालेंगे कि जिसके हिस्से में हमारा नाम आएगा वह हम लोगों को पहले रखेगा, क्योंकि कोई भी हमें रखना नहीं चाहता। अब क्या यही दिन देखना बाकी रह गया था इस उम्र में। वैसे भी इन बेटों और बहुओं के झगड़े तो इतने दिनों से देख रहे थे। अब तक तो केवल संपत्ति और जायदाद का बंटवारा करने की बात चलती आ रही थी, लेकिन उन सबसे भी उनका मन नहीं भरा तो अपने माँ बाप को भी बांटने पर आ गए हैं। यही बेटे, क्या इसी दिन के लिए हमने इन बेटों को पाल पोस कर बड़ा पढ़ा लिखा कर अपने पैरों पर खड़ा किया था, ताकि शादी के बाद यह बेटे अपनी पत्नियों की हाँ में हाँ मिलाकर हमारा जीना दुश्वार कर देंगे। अपने पति हेमराज जी की बात सुनकर करुणा जी बोली, हाँ जी, चिंता तो मुझे भी बहुत हो रही है, लेकिन जब अपनी औलाद ही कठोर दिल की हो तो क्या किया जा सकता है। आप सब्र रखिए, भगवान सब ठीक करेगा। बेवजह चिंता मत कीजिए, मैं तो पहले ही बीमार पड़ी हूँ। अगर आपको कुछ हो गया तो आपका ख्याल कौन रखेगा। लेकिन मुझे अब यह सब बर्दाश्त नहीं हो रहा। अब हमारे बच्चे हमारे भाग्य का फैसला पर्ची बनाकर करेंगे। पता नहीं भगवान ने हमारे भाग्य में और क्या लिखा है। वे उदास मन से बिस्तर पर जाकर सो गए। उधर
हालात से मजबूर करुणा जी अपने आंसुओं को छुपाती हुई अपने पुराने दिनों की यादों में खो गईं। अरे बधाई हो करुणा, तीसरी बार भी तुम्हारा बेटा ही हुआ है। अब तो तुम्हारे घर में धन दौलत की कोई कमी नहीं होगी। जिसके 3 बेटे हैं उसकी तो ऐश है। तीनों बेटे इसी बात के लिए झगड़ेंगे कि अम्मा बाबूजी को मैं रखूँगा। तीसरा बेटा पैदा होने पर करुणा जी की ननद ने उन्हें यही कहा था। करुणा जी और हेमराज जी के 3 बेटे और बहुएं हैं। उनके 2 बेटे निखिल और प्रेम और उनकी बड़ी बहू काजल और मंझली बहू सोनी संयुक्त परिवार का हिस्सा हैं। यह दोनों बेटे अपने पिता जी का कारोबार संभालते हैं, जबकि तीसरा बेटा आशीष अमेरिका में नौकरी करता है, जिसकी श्वेता नाम की लड़की से 1 साल पहले शादी हुई है। हेमराज जी की बड़ी बहू और मंझली बहू की आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी। बड़ी बहू काजल जो भी काम करती वो मंझली बहू सोनी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और सोनी कुछ भी कहती तो काजल हमेशा उसकी बात को काट कर रसोई में ही झगड़ने लगती और पूरे घर को सर पर उठा लेती। इस बात का खामियाजा करुणा जी और हेमराज जी को भुगतना पड़ता, क्योंकि काजल और सोनी दोनों में से कोई भी अपने ससुर को चाय नाश्ता देने तक भी राजी नहीं होती। कितनी बार तो दोनों बहुएं पूरा पूरा दिन रसोई में कदम भी नहीं रखती थी और बाहर से खाना मंगवा कर खा लेती थी। अपने अपने पतियों को भी कह देती थी कि दोपहर को बाहर से ही खाना खा लेना और बच्चों को भी स्कूल कैंटीन से खाने के लिए पैसे दे देती। देवरानी जेठानी को एक दूसरे का मुंह ना देखना पड़े, इस कारण परिवार के सभी सदस्यों का घर का बना खाना भी नहीं मिल पाता था। बाकी सब लोग तो बाहर का खाना आराम से खा लेते थे, लेकिन करुणा जी और हेमराज जी को घर का खाना ही पचता था। लेकिन किसी को भी इस बात की रत्ती भर फिक्र नहीं थी। करुणा जी खुद ही अधेड़ उम्र में रसोई में जाती और अपने और हेमराज जी के लिए हल्का फुल्का खाना तैयार करके ले आती। इस पर भी दोनों चिल्लाती, माँ जी खाना बनाने के बाद रसोई कितनी गंदी छोड़ देती हैं और ऊपर से शरीर को भी बीमारी ने घेर लिया था। डॉक्टर ने उन्हें आराम करने की सलाह दी थी, लेकिन जब दोनों बहुएं ही सास ससुर को खाना देने से पल्ला झाड़ रही हों तो उन्हें ही अपनी जिम्मेदारी खुद उठानी पड़ती थी। करुणा जी और हेमराज जी का परिवार उनके पुश्तैनी मकान में ही रहता था। हेमराज जी अपनी पत्नी करुणा जी के साथ ग्राउंड फ्लोर पर रहते थे, जबकि दोनों बच्चे और बहुएं ऊपर की मंजिल में बने अपने अपने कमरों में रहते थे। वैसे तो यह मकान इतना बड़ा था कि दोनों बहुओं को ऊपर के कमरे में रहने की कोई ज़रूरत नहीं थी। मकान के निचले वाले कमरे भी खाली पड़े थे, लेकिन कोई भी बहू नीचे रहने को तैयार नहीं हुई, क्योंकि सास ससुर का कमरा नीचे था और उनसे मिलने के लिए कोई न कोई रिश्तेदार कभी भी आ जाता था। ऊपर रहते हुए उन्हें मेहमानों को चाय नाश्ता भी नहीं करवाना पड़ता था। वह जानती थी कि जो भी नीचे के कमरे में रहेगा उनकी आज़ादी खत्म हो जाएगी और कोई आज़ादी को खोना नहीं चाहता था। दोनों बहू को बाहर घूमने और बाहर का खाना बहुत पसंद था, इसलिए अक्सर घर में खाना नहीं बनता था। यह बात हेमराज जी को अंदर ही अंदर परेशान करती थी। उनकी पत्नी के बीमार होने पर भी उन्हें घर का पूरा काम और रसोई का काम करना पड़ता था, इसलिए बहू की हरकतों से
तंग आकर एक दिन हेमराज जी अपने दोनों बेटों को बुलाकर बोले, निखिल और प्रेम, तुम जानते हो कि तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक नहीं है और तुम्हारी बीबियाँ अक्सर बाहर चली जाती हैं ताकि उन्हें रसोई में खाना ना बनाना पड़े और घर का काम ना करना पड़े। लेकिन यह बात बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर दोनों बहुओं की आपस में नहीं बनती तो वह घर का काम बांट लें। सुबह की रसोई सोनी संभाल लिया करे और शाम की रसोई काजल। लेकिन यूं रसोई के काम से बचते रहना कहाँ की अक्लमंदी है। पिता की बात सुनकर दोनों बेटों ने अपनी अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश की। पहले तो दोनों यह बात समझने को तैयार नहीं थी, लेकिन 2-3 दिन के बाद जब दोनों बेटों की बाहर खाने से एक साथ तबीयत खराब हुई तो दोनों बहू ने घर के काम को बांट लिया। सोनी सुबह का नाश्ता बनाती और काजल रात का, ताकि दोनों को रसोई में एक दूसरे का मुंह ना देखना पड़े। सुबह और शाम दोनों वक्त का खाना अब उन्हें समय पर मिलने लगा था, लेकिन प्यार और सम्मान से सास ससुर से बात करना भी पसंद नहीं करती थी। एक दिन करुणा जी ने अपनी मंझली बहू सोनी को केवल इतना ही कहा कि बहू, आज खाने में नमक बहुत ज़्यादा था। मुझे बीपी की शिकायत है तो नमक थोड़ा कम ही डाला करो। करुणा जी के इतना कहते ही बहू ने बवाल मचा दिया और बोली, माँ जी, आप एक काम क्यों नहीं करती? आप दोनों समय का खाना अपनी लाडली बहू के पास ही क्यों नहीं बनवाती? वह तो मुझसे भी अच्छा खाना बनाती होगी ना, इसलिए तो मेरे खाने में कमी निकाल रही हैं। एक तो इस बुढ़ापे में इनकी सेवा खिदमत करो, ऊपर से इनकी 4 बातें भी सुनो। जरा रसोई में आकर देखिए तो सही कितनी गर्मी है। एक तो इतनी गर्मी में खाना बना रही हूँ, ऊपर से नखरे दिखा रही हो। अगर यूं ही मेरे बनाए खाने पर नाक मुंह सिकोड़ना है तो मुझसे नहीं होगा। यह खाना बनाने का काम बनवा लीजिए अपनी लाडली बहू से। उधर जब बड़ी बहू काजल को यह बात पता चली तो सोनी ने माँ जी से ऐसी बातें कहीं और कहीं सास ससुर को दोनों वक्त का खाना उसे ना खिलाना पड़ जाए, यह सोचकर वह बोली, माँ जी, जो मिले खा लिया कीजिए, क्यों बेवजह बेमतलब की टोका टाकी करती रहती हैं। आपको मालूम है कि हम दोनों तो बाहर भी खाना मंगाकर खा लेंगे, लेकिन आप लोगों का खाना बाहर से नहीं चल सकता, क्योंकि आपको वैसे भी डॉक्टर ने काफ़ी चीज़ों से परहेज करने को कहा है। अब रोज़ रोज़ घर में खाना बन रहा है तो उसमें भी आपके नखरे। उस दिन हेमराज जी और करुणा जी समझ चुके थे कि अब उनके बेटे बहू के लिए वह बोझ से ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। करुणा जी जो पहले से बीमार चल रही थी, आए दिन होने वाले दुर्व्यवहार को सहन नहीं कर पाईं। एक दिन अचानक उनका ब्लड प्रेशर इतना बढ़ गया कि उनका शरीर लकवाग्रस्त हो गया। अब उनके शरीर का आधा हिस्सा बेकार हो गया। अभी तक तो जैसे तैसे वह अपना काम कर लिया करती थी, लेकिन लकवाग्रस्त होने के बाद अब वे बिल्कुल उन लोगों पर आश्रित हो चुकी थी। करुणा जी बेबस अपने बिस्तर पर अपनी व्हील चेयर पर पड़ी रहती थी। हेमराज जी अपनी पत्नी का ध्यान रखने के लिए अब घर पर ही रहने लगे थे, क्योंकि बहू से तो बड़ी मुश्किल से उन्हें 2 वक्त की रोटी दी जाती थी।
रोटी देकर जाती तो दोबारा कमरे में झांकती भी नहीं थी। हेमराज जी के घर बैठने के कारण उनके दोनों बेटों निखिल और प्रेम में व्यवसाय को लेकर लड़ाई शुरू हो गई। निखिल ने इल्ज़ाम लगाया कि प्रेम दुकान से ज़्यादा पैसे उठाता है, जिसकी वजह से हिसाब किताब में गड़बड़ी हो रही थी, और प्रेम कहने लगा कि निखिल उस पर झूठे इल्ज़ाम लगा रहा है। सारी बात का निष्कर्ष यही निकला कि दोनों भाइयों को अब अलग हो जाना चाहिए और अपनी अपनी जिम्मेदारियां उठानी चाहिए। निखिल का कहना था कि अब मेरे बच्चे भी बड़े हो रहे हैं तो उसका खर्चा ज़्यादा है। अगर प्रेम इसी तरह दुकान से पैसे निकालता रहा तो वह दिन दूर नहीं जब खाने के लाले पड़ जाएंगे। इसलिए बंटवारे में ही फ़ायदा है ताकि हम दोनों अपने पैसे बचा लें। दोनों ने मिलकर फैसला कर लिया कि जब दुकान वे दोनों संभाल रहे हैं तो दुकान के केवल 2 हिस्से किए जाएंगे, क्योंकि तीसरा भाई तो नौकरी करता है। दोनों ने मिलकर उस पुश्तैनी मकान और गांव से दूर जो उनका एक मकान था उसके बंटवारे का फैसला भी खुद ही कर लिया। जिस पुश्तैनी मकान में रह रहे थे वह बड़े बेटे ने ले लिया और गांव से दूर उनका दूसरा मकान मंझले बेटे के हिस्से में आ गया था, क्योंकि उसके तीसरे भाई आशीष ने अपना मकान अमेरिका में ही बना लिया था, इसलिए उसे मकान की ज़रूरत नहीं है। हालांकि गांव की ज़मीन के बारे में उन्होंने विचार किया कि इसके 3 हिस्से किए जाने चाहिए। सोनी अपने पति प्रेम से बोलती है कि मैं तो कब से अलग होना चाहती थी, मगर आप ही नहीं मान रहे थे। देखा आज कैसे बड़े भैया ने आप पर इल्ज़ाम लगा दिया, जबकि मैं भी जानती हूँ वह कोई दूध के धुले नहीं हैं। वह हर महीने दुकान से ज़्यादा पैसे उठाते थे, लेकिन आपने तो कभी उनसे हिसाब नहीं मांगा। हिसाब मांगना तो दूर, सीधा आप पर ही इल्ज़ाम लगा दिया। वहीं दूसरी ओर निखिल की पत्नी काजल यह सोचकर खुश थी कि रोज़ रोज़ अपने देवरानी का मुंह नहीं देखना पड़ेगा, और बोली, मैं तो पहले ही आपसे कहती थी कि यह दोनों पति पत्नी एक नंबर के कामचोर हैं। अच्छा हुआ इनसे छुटकारा मिल जाएगा। दोनों बेटे खुश थे। अपने अलग होने की खुशी में वह माता पिता को जैसे भूल ही चुके थे। हेमराज जी और करुणा जी बैठे बैठे सब देख रहे थे और उनकी बातें सुन भी रहे थे, और मन ही मन सोच रहे थे कि जो बेटा बहू हमें अपने साथ रखेंगे हम खुशी खुशी उनके साथ रहेंगे। वैसे भी हम बूढ़ों को इस उम्र में चाहिए ही क्या, बस 2 समय की रोटी। इसलिए आप कुछ मत कहिएगा। तभी हेमराज जी बोले, अरे मैं बेवजह क्यों फट्टे में टांग अड़ाने लगा, लेकिन हाँ अगर बात हमारे वजूद पर आ गई तो मैं भी चुप नहीं रहूँगा। कुछ देर बाद जब हेमराज जी बरामदे में टहलने के लिए निकले तो उन्होंने देखा कि उनके बेटे बहुएं किसी गंभीर विषय पर चर्चा कर रहे हैं। वे सोचने लगे कि आज तक जिन बेटे बहू में 36 का आंकड़ा था, आज हर चीज़ का बंटवारा और फैसला करने के बाद कैसे चारों साथ में बैठकर आगे की प्लानिंग कर रहे हैं। तभी उनके कानों में बड़ी बहू काजल की आवाज़ आई, कल देवर जी के आने के बाद माँ जी और पिताजी के नाम की पर्ची निकाल लेंगे। जिसके हिस्से में उनकी पर्ची आएगी वे दोनों उसके साथ पहले 3 महीने रहेंगे।
तभी सोनी बोली, भाभी आप फिक्र मत कीजिए, जब सभी चीज़ों का बंटवारा किया गया है तो माँ बाबू जी के रहने का बंटवारा भी बराबर ही करेंगे, किसी एक के मत्थे नहीं मढ़ देंगे। दोनों बेटों ने भी अपनी पत्नी की इस बात में सहमति जताई। अपने और अपनी पत्नी के बारे में यह सब बातें सुनकर हेमराज जी अंदर तक टूट चुके थे। उनके तो मानो शरीर से जान नहीं निकल गई थी। इस रात को वह जैसे तैसे सो गए, लेकिन अगले दिन सुबह उठे तो गंभीर सोच में बैठे थे कि अब उनके रहने का भी बंटवारा हो जाएगा। यह सोच सोचकर उनका दिल बैठा जा रहा था। उसी समय उनका सबसे छोटा बेटा आशीष भी अपनी पत्नी के साथ घर पहुंच आया और सीधा आने पर माँ बाबूजी से मिलने के लिए उनके कमरे में आया। अपनी माँ की ऐसी हालत में देखकर परेशान हो गया और अपने पिताजी से कहने लगा, बाबूजी एक सप्ताह हो गया माँ को बीमार हुए, लेकिन आपने मुझे फ़ोन करके भी नहीं बताया। कल बड़े भैया का फ़ोन आया, तब मुझे माँ की हालत के बारे में मालूम पड़ा। हेमराज जी बोले, बेटा मुझे मालूम था कि तुम नौकरी में बहुत व्यस्त रहता है, इसीलिए तुझे परेशान करना उचित नहीं समझा। अब देखिए सुबह के 10 बज चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी ने नाश्ता नहीं किया। यह जानकर आशीष की पत्नी श्वेता रसोई में सबके लिए नाश्ता बनाने चली गई और थोड़ी देर में माँ बाबूजी के लिए गर्म नाश्ता बनाकर लाई। करुणा जी को अपने हाथों से खिलाने लगी। इस समय निखिल और प्रेम भी अपनी पत्नियों के साथ हेमराज जी के कमरे में पहुँचे। एक दिन पहले संपत्ति के बंटवारे के विषय में जो फैसला उन्होंने किया था उसे बता दिया। यह बात सुनकर छोटा बेटा हैरान था कि बाबू जी की दुकान 2 बड़े बड़े मकान और गांव की ज़मीन में से उसके हिस्से में केवल गांव की ज़मीन का तीसरा हिस्सा ही दिया गया था। उसी समय बड़ी बहू काजल बोली, देवर जी अब आप ही आ गए हैं तो लगे हाथ माँ बाबू जी के रहने का बंटवारा भी कर दीजिए। हम लोगों ने सोच लिया है कि माँ बाबू जी 3-3 महीने हम सभी के साथ रहेंगे और पहले किसके साथ रहेंगे, इस बात का फैसला पर्ची निकाल कर किया जाएगा। तभी आशीष बोला, भाभी बात तो ठीक नहीं है, यह दोनों हमारे माँ बाबूजी हैं, कोई घर का पड़ा सामान नहीं जिसका आप बंटवारा कर लेंगे। काजल बोली, देवर जी आप तो अमेरिका में रहते हुए नोट गिन रहे हैं, इन दोनों की सारी जिम्मेदारी तो हम ही लोगों ने उठा रखी हैं। फिर आशीष ने कहा, क्यों भाभी, माँ बाबूजी का कितना खर्चा होता है, उतने पैसे तो मैं हर महीने बड़े भैया के पास भेजता हूँ, तो फिर आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं। अभी यह सब बातें चल ही रही थी कि आशीष का एक फ़ोन कॉल आ गया, जिसे अटेंड करने के लिए वह बाहर बरामदे में निकल आया। फ़ोन पर बात करके पीछे मुड़ा तो देखा उसकी पत्नी श्वेता खड़ी थी और आकर अपने पति से बोली, जी मैं आपसे कुछ बात कहना चाहती हूँ। आशीष ने बोला, कहो क्या बात है। तो श्वेता बोली, क्या हम माँ बाबूजी को हमेशा के लिए अपने साथ नहीं रख सकते, आखिर बेटा बहू होते हुए हमारा भी तो कुछ फ़र्ज़ बनता है उनके लिए। श्वेता की बात सुनकर आशीष के चेहरे पर मुस्कान आ गई और बोला, मैं भी यही सोच रहा था कि एक बार तुमसे इस बारे में पूछूं। तो श्वेता बोली, अजी इसमें पूछने वाली
क्या बात है माँ, बाबूजी ने आपको अपने पैरों पर खड़ा करके अपना फ़र्ज निभाया है, तो अब क्या आप अपना फ़र्ज निभाने के लिए अपनी पत्नी से पूछेंगे? कुछ समय बाद आशीष अपने माँ बाबूजी के पास आ गया और उन्हें अपने और अपनी पत्नी की मन की बात बताई। अपने बेटे बहू के ऐसे विचार सुनकर हेमराज जी का हृदय गदगद हो गया और बोले, तुम जैसा बेटा बहू पाकर तो मैं धन्य हो गया। आशीष ने कहा, ठीक है बाबूजी, हम आप दोनों का सामान पैक कर लेते हैं और अब आप हमारे साथ अमेरिका चलेंगे। वहाँ चलकर माँ का किसी अच्छे से हॉस्पिटल में इलाज करवाएंगे। मुझे उम्मीद है कि माँ कुछ ही दिनों में स्वस्थ हो जाएंगी। अपने बेटे की यह बात सुनकर हेमराज जी गंभीर हो गए और बोले, बेटा, लेकिन अभी एक ज़रूरी काम बाकी है। पहले वह काम कर लूँ, फिर हम दोनों तुम्हारे साथ चलेंगे। कौन सा ज़रूरी काम पिताजी? बेटा, जब यह काम हो जाएगा मैं तुम्हें बताऊंगा। अभी तुम लोग जाकर आराम करो। अगले दिन सब हेमराज जी बिना बताए कहीं चले गए और शाम के वक्त लौटकर आए तो उनके हाथों में कुछ डॉक्यूमेंट थे और चेहरे पर आत्मविश्वास। हेमराज जी ने अपने तीनों बेटों को अपने कमरे में बुलाया और बोले कि बंटवारे के विषय में मैंने एक फैसला लिया है। फैसला? अब कौन सा फैसला करना बाकी था? उस दिन हम लोगों ने सब कुछ तो कर लिया था, बड़ा बेटा बोला। हेमराज जी बोले, वह फैसला तुम्हारे तरफ से था, लेकिन मैं उस फैसले को स्वीकृति नहीं देता। आज मैंने कुछ फैसला किया है। मैं इस घर के 3 हिस्से करने जा रहा हूँ। ऐसा कहते हुए निखिल बोला, बाबूजी, आप हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? इस घर के 3 हिस्से करने का क्या मतलब है? छोटे ने तो अमेरिका में अपना मकान बना लिया है, फिर इसका इस मकान पर हक नहीं बनता। अभी मेरी बात ख़त्म नहीं हुई, पहले पूरी बात तो सुन लो। मैं केवल इस घर को ही नहीं बल्कि अपनी दुकान को भी 3 हिस्सों में बांट दिया है। गांव का मकान और ज़मीन मैंने बेचने पर लगा दिया है और सबसे छोटे बेटे आशीष के साथ मैं अपना एक जॉइंट अकाउंट खुलवा रहा हूँ। गांव की प्रॉपर्टी बेचकर जितना भी पैसा आएगा वो इस अकाउंट में जाएगा, जिससे मेरी पत्नी का अच्छे से अच्छा अस्पताल में इलाज हो पाएगा। बाकी का बचा हुआ पैसा छोटे का होगा। यह बात सुनकर बड़ी बहू और मंझली बहू गुस्से में आकर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए बोली, यह तो अन्याय है बाबूजी। हमने जो इतने दिनों तक आपकी सेवा की उसका आपने यही सिला दिया। कौन सी सेवा बहू? हमें 2 वक्त की रोटी कौन देगा? इस बात का फैसला करने के लिए भी तुम लोग पर्ची का सहारा ले रहे थे। अपनी माँ का अस्पताल में अच्छा इलाज करवाने के बजाय तुम लोगों को बंटवारे की पड़ी थी। तुम्हारी इसी सेवा का परिणाम है कि आज मेरी पत्नी व्हील चेयर पर आ गई है। जरा देखो उसकी हालत। ऐसा कहते हुए हेमराज जी फफक फफक कर रो पड़े। अपने पति को इस तरह रोता देखकर करुणा जी की आंखों में भी आंसू बहने लगे। दोनों बहुएं जो अभी तक बहुत खुश थी, हेमराज जी का फैसला सुनने के बाद अचानक उनकी खुशी गम में तब्दील हो गई। तभी छोटे बेटे आशीष ने कहा, बाबूजी, हमें जायदाद में से 1 पैसा भी नहीं चाहिए।
हमें बस आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए और उम्र भर के लिए आपका साथ चाहिए। फिर हेमराज जी बोले, लेकिन बेटा मैं देना चाहता हूँ और तुम मना नहीं करोगे। अगले दिन सुबह हेमराज जी और करुणा जी अपने छोटे बेटे और बहू के साथ अमेरिका के लिए निकल गए। अच्छे से डॉक्टर के पास ले गए। कुछ दवाइयों के साथ स्पेशल डाइट और ख़ास तरह की एक्सरसाइज बताई गई। बहू ने सब कुछ अच्छे से समझ लिया और अपनी सासू माँ की सेवा में दिन रात एक कर दिया। कुछ ही दिनों में करुणा जी बिल्कुल ठीक हो गईं। हेमराज जी के छोटे बेटे ने अपने संस्कार दिखाए और अपने माँ बाबू जी को नई उम्मीद और नई जिंदगी दी। कुछ समय बाद करुणा जी भी ठीक हो गईं। अब हेमराज जी और करुणा जी अपने छोटे बेटे और बहू के पास अच्छे से रह रहे थे। छोटी बहू भी उन्हें अपने माँ बाप के जैसा प्यार करती थी। वहीं दूसरी ओर उनके बड़े और मंझले बेटे बहू हाथ मलते रह गए। कहाँ वह सोच रहे थे कि सारी प्रॉपर्टी ज़मीन जायदाद दो लोगों में बांट लेंगे, लेकिन उनकी इन सब हरकतों की वजह से परेशान होकर अपनी आधी से ज़्यादा ज़मीन जायदाद बेचकर पैसे अपने खाते में कर लिए थे। हेमराज जी और करुणा जी कभी भी अपने दोनों बेटों के पास कभी नहीं गए थे। तो दोस्तों, हेमराज जी ने जो फैसला लिया उसके बारे में आपका क्या कहना है और यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखना। मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल पर बने रहें और मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना, ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें।